हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज गुरप्रीत सिंह और हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले हिस्ट्री में हमारे टॉपिक्स थे मुगल इन्वेजन। किस तरह से मुगल इंडिया में आए, क्या मकसद था उनका, वो अट्रैक्ट हुए थे इंडिया की प्रोस्पेरिटी पर। वो थे एम्बिशियस, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे। इसी में आए सबसे पहले कुछ अफगान, कुछ और जगह के लोग, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया पर अपना इफेक्ट छोड़ा वो थे मुगल, जो कि आए थे फरगना से। बाबर इनका फाउंडर था, इस डायनेस्टी का। इंडिया में आए और इंडिया में आते ही अपनी जड़ें जमा ली। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि सबसे पहले अकबर के आने से पहले बाबर आया, उसने जड़ें जमाई। लेकिन हुमायूं अपनी आपकी जड़ें इतनी जमाने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि शेरशाह सूरी आया दिल्ली में, उसने हुमायूं को उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है ना। भटकता रहा हुमायूं, आया बाद में दोबारा आया। इसके बाद बच्चों आया अकबर ने अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज को अपनाया कि उसके कारण जो बहुत से हिंदू एम्परर थे या हिंदू किंग्स थे, उसकी सबऑर्डिनेंस में आ गए, उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया कि इन्होंने हिंदू राजाओं ने या छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम में, उस वहां के लोगों ने। अब बच्चों क्या हुआ कि इसके बाद आया औरंगजेब अकबर की तरह टॉलरेंस नहीं था। वो हर धर्म को, हर रिलीजन को बराबर नहीं मानता था, अपने आप को बेटर मानता था। देखो, हो सकता है मानता अकबर भी अपने आप को बेटर, लेकिन वो कभी किसी को ऐसे दिखाता नहीं था, बराबरी रखता था। ठीक है ना। यही काम हुआ उस टाइम में भी। तो देखिए बच्चों, इसके बाद बच्चों शिवाजी आए। शिवाजी साउथ में मराठा एम्पायर के फाउंडर। उन्होंने एक हिंदू स्वराज्य के बारे में बताया, मीन्स कि हिंदुओं की जो रिचुअल्स है उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे के पूरे एम्पायर को चलाएंगे। और इसका सबसे पहला जो हमें सबूत मिलता है, प्रूफ मिलता है, वो 1645 में दादा नरस प्रभु को एक लेटर लिखा था। 1645 में दादा नरस प्रभु, उन्होंने इसमें कुछ बातों के बारे में बताया। जैसे एक टेक्स्ट थे, दो टेक्स्ट थे, चौथ और सरदेशमुखी। ये दो टेक्स्ट लेने की बात की, जो कि एक हिंदू एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए बहुत जरूरी थे। नॉर्दर्न इंडिया में गए, वो क्यों गए? क्योंकि वहां की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक टर्म्स को देखने के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी देखने के लिए, अकबर की क्या कुछ वहां पर हो रहा है उसको समझने के लिए वो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में गए। हालांकि उन्हें एक रिलीफ था कि उन्हें मुगल कोर्ट में जाने की छूट थी, लेकिन वो गए। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, लोग मान्य हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल या शिवाजी उत्सव भी मनाया। ओके बच्चों, अब इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे पेशवा कौन थे। देखिए बच्चों, शिवाजी की मौत हो गई, पास आउट हो गए वो, लेकिन उसके बाद कौन संभाले उनके एम्पायर को? कौन संभाले? तो काफी इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। तो पेशवा उस टाइम में वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बनाया गया वहां का राजा। यानी ये बनाया किसने? ये बनाया बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने। तो बालाजी विश्वनाथ आए सबसे पहले। ये आए थे 1730 में और 1720 तक रहे, और इनको बनाया था शाहू ने। ठीक है, 1713 में। अब जब इनको बनाया गया, उसके बाद अपने बात करेंगे उस टाइम की जो दिल्ली की क्या सिचुएशन थी, यानी कि मुगल एम्पायर की क्या सिचुएशन थी उस टाइम में। वहां पर सैयद बंधु यानी कि सैयद ब्रदर्स
इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, ठीक है ना। और सैयद ब्रदर्स थे कौन ये? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। ओके बच्चों, अब उन्होंने एक बंदे को, एक मुगल को वहां का एम्पर बनाया या बादशाह बनाया। मुगल को ही क्यों बनाया? क्योंकि वो उसी सोवरेनिटी को बनाना चाहते थे, क्योंकि सभी राजपूतों का और उनके सबऑर्डिनेट्स का मुगलों पर एक बिलीफ था, इसलिए। तो किसको बनाया? फर्रुख शेर को। दिख रहा है ना बच्चों ये? हाँ, फर्रुख शेर। ओके बच्चों, लेकिन ये फर्रुख शेर ना आते ही अपने मन की करने लग गया, मनमानी करने लगा। उसी टाइम बच्चों अगर अपने बात करें साउथ में क्या हो रहा था, तो साउथ में मीर बख्श और हुसैन अली ये थे। हुसैन अली तो ये थे सैयद, तो वहां पर एक में थे मीर बख्श साउथ में। तो मीर बख्श और हुसैन अली, इन्होंने मिलकर एक साहू थे, जो ये साहू, इनके साथ एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी का टाइम था 1719। ओके बच्चों, और इस ट्रीटी में क्या कुछ खास बातों के बारे में जिक्र किया गया था? सबसे पहले तो हिंदू स्वराज वो बनाएंगे, उसके बारे में तो ये टलने वाले हैं नहीं। लेकिन जो मुगल एरियाज थे, जिनको अब मुगल्स ने कॉन्कर कर लिया था, जो किसी टाइम में शिवाजी स्वराज का पार्ट थे, उनको वापिस करना होगा। शिवाजी स्वराज जो एरियाज थे उनको अब करना होगा वापिस। दूसरी बात, खानदेश, बरार, गोंडवाना और हैदराबाद कर्नाटक, खानदेश, बरार, हैदराबाद, गोंडवाना और कर्नाटका, अब इन पर होगा मराठा का रूल। ओके बच्चों, इसके बाद जो मराठा थे उनके साउथ में 6th एस्टेट थे, अब उसमें वे सर देशमुखी और चौथिये टैक्स लगाएंगे, यानी कि सर देशमुखी प्लस साउथ लगाएंगे। लेकिन इसके बदले क्या करेंगे? ये 15,000 सोल्जर्स को भेज देंगे रॉयल आर्मी के पास, उनकी सेवा करने के लिए, उसको सर्विस देने के लिए, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट जो कंडीशन थी वो ये थी कि शाहू जो थे ना, उसकी मॉम थी, माता उसकी, उनका नाम था यशुबाई, ठीक है, यशुबाई। इनकी वाइफ और इनके रॉयल फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स थे, तो उनको रखा हुआ था दिल्ली में, प्रिजन में नहीं, लेकिन उनको रखा गया था वहां पर कैद करके। तो उनको छोड़ देंगे, इस बात पर वो मान गए, ठीक है ना। अब वो मान तो गए, अब उनको कोई लेकर भी आएगा, लेकर कौन आएगा? इसके लिए गए, इसके लिए जो ड्यूटी लगाई थी बाजीराव बालाजी विश्वनाथ की, बालाजी विश्वनाथ और खांडेराव धमारे, इनकी बालाजी प्लस खांडेराव धमारे, ये गए दिल्ली एक फोर्स को लीड करते हुए, 15,000 की फोर्स, जो कि ट्रीटी के अकॉर्डिंग उनको देना जरूरी था। गए वहां पर, उस टाइम में जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने एक काम कर दिया, क्या कि फरूख शेर की जगह पर रफी उद दर्जात को थ्रोन पर बिठा दिया गया। फरूख शेर की जगह रफी उर दर्जात। अब रफी उर दर्जात की
एब्सेंस में एक ट्रीटी साइन हुई है, उसको पता नहीं, खैर पता भी हो, लेकिन क्या अब उसको वो एक्सेप्ट करेगा या उसको परमिट करेगा कि ठीक है आप मान लो? तो भाई एक बंदे को बना बनाया इतना बड़ा एम्पायर मिल जाए, वो क्यों टांग अड़ाएगा? उसने मान ली बात, ठीक है जो आपने ट्रीटी की है मैं भी उस पर राजी हूं, तो ठीक है हो गया सब कुछ। रफी उद दर्जात जो था वो बन गया वहां का एम्परर या कहें कि बादशाह। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की अगर अपने अचीवमेंट की बात करें तो उसको कहते हैं सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा। सेकंड फाउंडर कौन, क्यों? फर्स्ट फाउंडर कौन था? फर्स्ट फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या होता? छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था। इसके बाद बच्चों बाजीराव आए। बाजीराव कौन थे? बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। बालाजी विश्वनाथ पास आउट हो गए, उसके बाद आए बाजीराव। सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स की एज में ये बने थे, 70-20 में और 70-40 तक इन्होंने रूल किया। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे अपने इनकी कि इन्हों को शाहू ने हमेशा ही सपोर्ट किया। इन्होंने ये ना बड़े एम्बिशियस थे, इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। नर्मदा रिवर जो कि हमेशा नॉर्थ और साउथ इंडिया को पार्ट करती है, उसको एक बॉर्डर लाइन का काम करती है। 70-24 मालवा आज का वेस्ट मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, ठीक है ना, तो वहां पर इन्होंने अटैक कर दिया 70-24 में मालवा, उसको कर लिया कॉन्कर। अब बच्चों आगे क्या करेंगे? आगे इन्होंने सवाई जय सिंह उस टाइम तक रॉयल सर्विस में थे। सवाई जय सिंह थे आमेर या जयपुर के, ठीक है ना, वो इनसे बहुत ही इंस्पायर थे, बहुत कुछ से क्या कुछ कर रहे हैं। सवाई जय सिंह अब ये बन गए फ्रेंड किनके? बाजीराव के। ओके बच्चों, दोनों में दोस्ती हो गई। अब निजाम उल मुल्क उस टाइम में कहें कि जो साउथ में इनका जो मुगल्स था उनका रिप्रेजेंटेटिव था। देखिए ऊपर तो जो मुगल्स थे वो तो इनके दोस्त हैं, सैयद ब्रदर्स, लेकिन वो निजाम उल मुल्क है ना, वो सरदार था साउथ में, अपनी दादागिरी कर रहा था, मराठा के एरिया में वो था निजाम उल मुल्क। अब जो ना वो शाह में थे उस टाइम में, सरदार कौन से शाहू, उनको पसंद नहीं करता था, तो उन्होंने उसकी जगह एक संभाजी थे जो इनके विरोध में थे हमेशा, उसको बना दिया वहां का सरदार। कहाँ का? मराठा का। किसको हटाकर? शंभू हटाया नहीं गया था, वैसे उसको मान लिया कि भी आप हो आप आज के बाद। तो भाई थोड़ा सा इसके बाद दिक्कत खड़ी होगी। मार्च 1728 में बाजीराव आ गया। बाजीराव कहता है बात आपकी है गलत। बाजीराव ने औरंगाबाद में सालखेड़ा में एक ट्रीटी साइन की। कब साइन किए? मार्च 1728 में। कहां पर साइन किए? औरंगाबाद के सालखेड़ा में। ओके बच्चों, और इसको कहते हैं मुंगी शिवगांग ट्रीटी। ओके बच्चों, इसके बाद अपने बात करेंगे पेशवा और निजाम, इन दोनों में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लेकिन अब जो संभाजी को बनाया था सरदार, इनको भेज दिया गया पानहाला, यानी कि संभाजी गए अब पालहारा में, इनको भेज दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने निजाम ने इनसे जो एरियाज कॉन्कर कर लिए थे, जीत लिए थे, अब उनको वापस कर दिया गया। 1792 में बाजीराव ने एक प्रे की, सॉरी 1732 में बाजीराव ने प्रे की कि आज के बाद कभी
निजाम पर अटैक नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, हो गया। अब दोस्तों इसके बाद अपने बात करेंगे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर इसको बदल दिया गया। किसने बदल दिया? सैयद ब्रदर्स ने। ठीक है ना। 1728 ट्रीटी हुई। इसमें मालवा और बुंदेलखंड, ये जो मुस्लिम एरियाज थे, इनको अब बाजीराव के एम्पायर में कंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, 1728। इसके बाद साल आया मार्च 1737। इस टाइम में एक अवध थे, अवध में एक सूबेदार जैसे को कमांडर टाइप थे, उन्होंने उनका नाम था सआदत खान। सआदत खान ने क्या किया? 1737 मार्च, इन्होंने अटैक कर दिया। किस पर? एक कमांडर थे, मराठा कमांडर, और उनका नाम था मल्हार राव होलकर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अटैक कर दिया और किसी तरह से उनको डिफीट करने में, किनको? मल्हार राव को डिफीट करने में सफल रहे। ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने जाकर बड़ी बड़ी ऐसे डिंगे हाँकी कि मेरा तो एम्पायर चंबल तक हो गया, यहां वहां। इस बात का पता लग गया पेशवा बाजीराव सिंघम, बड़ा हो गया ना, बाजीराव को पता लग गया। तो क्या हुआ कि वो पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली का रास्ता था उस टाइम 14 डेज का, सिर्फ और सिर्फ 2 डेज में कवर किया। इस बात से मुगल बादशाह डर गए। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं, कोई हमारा ऐसा मकसद नहीं है। इसके बाद 17 जनवरी 1838 में, 17 जनवरी 38 जो निजाम थे उनके साथ फिर से एक ट्रीटी साइन की, उसे कहते हैं दुराहा सराय ट्रीटी। जनवरी निजाम के साथ हुई। दुराहा सराय। अब दुराहा का मीन होता है जहां पर 2 राह बन जाएं, जहां पर 2 रिवर आके मिल जाएं। ओके ना। आमतौर पर दुराहा यहां होता है जहां पर 2 रास्ते मिलते हैं। 1740 निजाम उल मुल्क के बाद उनका बेटा नासिर जंग बना। ठीक है ना। 1740 नासिर जंग बना। अब बन तो गया, लेकिन इनको पता नहीं पीछे क्या ट्रीटीज हुई हैं, तो इनके साथ एक और ट्रीटी करने की। ट्रीटी तो इतनी हुई कि पूछिए मत। इसे कहेंगे मुंगी शिवगांग की ट्रीटी। मुंगी शिवगांग ट्रीटी। ओके बच्चों, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो हांडिया और खड़गांव जो थे, अब ये मराठा कॉन्कर कर सकते थे, खड़गांव और हांडिया। तो शुरू करेंगे बाजीराव सिंघम। बाजीराव सिंघम 1740 तक इनका शासन रहा था, लेकिन जो सुल्तान थे उस समय के, दक्षिण के सुल्तान, उन्होंने शुंभा जी को अपना सरदार मान लिया था। इनके बीच दुराहा सराय की संधि हुई। दुराहा सराय की संधि के बाद जब स्वयं अब निजाम की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उसका पुत्र यहाँ का शासक बना, उसका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग के साथ फिर से एक ट्रीटी करनी पड़ी, मुंगी शिवगांव। नासिर जंग के साथ ट्रीटी हुई, मुंगी शिवगांव। ओके बच्चों, इसके बाद बाजीराव अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम हेल्दी था, लेकिन फिर भी 8 मई 1740 बाजीराव पास आउट हो गए। इसके कारण ब्रिटिशर्स की नींव अब इंडिया पर मजबूत होने वाली थी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे कॉलोनियल रूल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं
उनको उनके ऊपर थोड़ी डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हम उसे एक बेटर वे में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले एक बात आती है कि व्हेन एंड वेयर वाज शिवाजी बोर्न। शिवाजी कहाँ बोर्न हुए थे? शिवाजी वाज बोर्न एट 20th of April 1627 इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर नियर पूना। पूना जो कि एक एस्टेट थे शिवाजी के फादर के। When and between whom was the battle of हल्दी घाटी fought? हल्दी घाटी किन किन के बीच थी? वैसे तो अकबर और प्रताप के बीच थी, इनके बीच थी, लेकिन अकबर की तरफ से उनका रिप्रेजेंटेटिव था उनका कमांडर मान सिंह, जो कि आमेर प्रिंसली स्टेट का एक किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज राव चंद्रसेन ऑफ मेवाड़ नोन एज मेंटर ऑफ प्रताप? बिकॉज जो काम प्रताप ने किए उनकी उनकी इनिशियल स्टेज में शुरू करने वाला था चंद्रसेन। चंद्रसेन ने ही अकबर की सोवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका एक सब ऑर्डिनेट नहीं बना, उसने इसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट किए हुए भी उसको अकबर प्रताप की तरह अपने घर से बेघर होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्निटी के लिए। और ये डिग्निटी हमेशा हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, क्योंकि हमने पता है कि कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। नहीं मिलते अकबर के बुत कहीं, प्रताप के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। ये डिग्निटी इन्हीं के कारण आज हम हिस्ट्री में इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन whom did the treaty of चंपानेर टेक प्लेस? 1565 मेवाड़ एंड गुजरात। ओके बच्चों, हु वाज द लास्ट हिंदू किंग अटेंड थ्रोन ऑफ दिल्ली? देखिए कौन थे दिल्ली के थ्रोन लेने वाले? वो थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली वैसे तो इंडिया में रूल था, सांगा थे, कुंभा थे, लेकिन वो मेवाड़ में थे, दिल्ली में नहीं थे। लास्ट दिल्ली थे पृथ्वीराज चौहान, उनको डिफीट किया था मोहम्मद गोरी 1192 ट्राइम्स सेकंड वॉर। ओके, which is called as emergency time capital of Mad? That was Sivana. Sivana, the emergency time capital, and the capital of Mewar, emergency capital of Mewar was Tawand. Okay. Which Muslim historian participated in the Battle of Haldighati Forum? In the Battle of Haldighati, Bandayuni participated from the Mughal side. Okay. Why was Maharana Sangha addressed as remains of soldiers? Because उनके एक हाथ कट गया था, कहां पर? जब उन्होंने मालवा से वॉर की थी। इसके बाद उनके अप्रोक्सीमेट 80 इंजरीज थी, ठीक है। उनकी एक आंख उनके बचपन में ही चली गई थी, इसके कारण उनको एक हैंडीकैप्ड सोल्डर भी कहा जाता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन जिसे अपने डिस्क्राइब करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट वर द रीजन ऑफ अरब इन्वेजन अपॉन इंडिया? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्स लिखने जरूरी है। जो भी पॉइंट्स हो, जिस बुक से हमें किसी भी चीज के बारे में पता लगे उसको मेंशन करना जरूरी है, ताकि अच्छे नंबर मिले। दूसरी बात, जो भी किंग्स हो और जो भी एरिया, जो भी रीजन, जो भी टेरिटरी हो, उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये क्वेश्चन जैसे आ गया अरब इन्वेजन, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में जो अटैक के कारण हो वो हो गए इंडिया की प्रोस्पेरिटी। इंडिया की प्रोस्पेरिटी थी, दूर दूर तक नाम थे। दूसरी बात, एम्बिशियसनेस। कभी भी एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक या इन्वेजन करेगा, उसका सबसे बड़ा कारण होगा इन एम्बिशियसनेस। ओके बच्चों, ये सभी थे। थर्ड की जो खलीफा, जिसे अपने कहते हैं कैलिफेट्स, वो सबसे हाई कमान थी मुस्लिम या इस्लाम की, न सिर्फ रिलीजन बेस बल्कि एक पॉलिटिकल एंगल से भी वो हाई कमान थी। अब दोनों चीजें मिक्स हो गई, ऊपर से एम्बिशियसनेस, तो बिल्कुल इन्वेजन होगा। इस तरह से अपने इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ पृथ्वीराज चौहान अगेंस्ट मोहम्मद गोरी? किसी के भी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने एनिमी को जान नहीं पाता,
ठीक है, खुद तैयारी नहीं करता या उसने उसको एक दो बार पहले बख्शा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के थे कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को पहचाना नहीं, उनको टाइम दे दिया, इतनी बार अटैक करने के बावजूद उस पर पीछे से नहीं आए, और सबसे बड़ी बात अपने लोगों को इंटीग्रेटेड नहीं कर पाना, ओके ना। Why was Rao Chandra Sen not given the importance of in history? कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली चंद्रसेन को? सबसे बड़ी बात थी कि जो उनके डिसेंडेंट्स थे वो उन्हीं के बेटे नहीं थे। डिसेंडेंट्स जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो लिखने वाले हैं, वो उन्हीं के पक्ष के होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो हाउ कैन यू से दैट महाराणा प्रताप वाज ए रिलीजियस टॉलरेंट? देखिए बच्चों, टॉलरेंट के लिए सबसे पहले हम उस टाइम की सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे, कैसे कि किस तरह से उन्होंने कुछ और रीजन्स में अपने कुछ अगेंस्ट लोगों को सपोर्ट किया। देखिए जैसे बाबर आया या औरंगजेब था, उन्होंने बहुत से हिंदू स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया, यानी कह सकते हैं अगर कोई हिंदू स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहा है तो वो इनटॉलरेंस है। लेकिन प्रताप ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उनकी आर्मी में बहुत से मुस्लिम कमांडर्स थे, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन की, और खास तौर पर कॉलोनियल, किस तरह से दुनिया के दो देश कंट्री जिन्होंने अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इंडिया पर अटैक किया। देखिए अटैक क्या है ना, कुछ इंटेंस वर्ड होगा, अगर इसकी जगह हम इन्वेजन कहें तो ज्यादा ठीक होगा, ठीक है बच्चों। ये यहीं तक था, हम लेंगे अलविदा, थैंक यू।